गुड मॉर्निंग। कोर्स 3 के यूनिट 5 में हम लोग स्पेशल चिल्ड्रन के बारे में पढ़ रहे थे। स्पेशल चिल्ड्रन नॉर्मल चिल्ड्रन से अलग होते हैं। सामान्य बालकों से विशिष्ट बालक भिन्न होते हैं। और इसी क्रम में हम लोगों ने विशिष्ट बालकों के लक्षण के बारे में पढ़ा था। विशिष्ट बालक के लक्षण क्या हैं? तो विशिष्ट बालक जो विशिष्ट बालक के लक्षणों में पहले हम लोगों ने डिसलेक्सिया की चर्चा की थी। आज उसके दूसरे लक्षण ऑटिज्म की चर्चा करेंगे। ऑटिज्म क्या है? ऑटिज्म एक ऐसी बीमारी है जिसका पता बहुत बाद में चलता है, और ऐसा पता चलता है उस विषय की गंभीरता को न तो उसके माता पिता समझ पाते हैं, क्योंकि उन्हें भी उस विषय की जानकारी नहीं होती है। उन्हें भी इस बात की जानकारी नहीं होती है। ये परस्पर सामाजिक अन्योन्याय क्रियाओं एवं संचार के प्रारूपों में गुणात्मक सामान्यता से भिन्न असामान्यता तथा संकुचित रुचियों एवं क्रियाओं का पुनरावृत्ति संग्रह इस वर्ग की विशिष्टता है। सभी स्थितियों एवं अवस्थितियों में ये विशेषताएं व्यक्ति की कार्य प्रणाली में व्याप्त रहती हैं। यद्यपि इसकी जो मात्रा है इसमें अंतर हो सकता है। कुछ में कम हो सकता है, कुछ में ज़्यादा हो सकता है, लेकिन ये तो रहता ही है। कुछ अपवादों को छोड़कर यह विकार 5 वर्षों के अंदर ही प्रारंभ हो जाता है। या यूँ कहें, प्रारंभ तो पहले हो जाता है, प्रदर्शित होना शुरू होता है, दिखना शुरू होता है, प्रदर्शित हो जाता है। यह आवश्यक नहीं है, पर बहुधा ऐसा होता है कि कुछ मात्रा में सामान्य संज्ञानात्मक कमियां भी विद्यमान हों, पर इस विकार की व्याख्या व्यवहार के परिप्रेक्ष्य से की जाती है कि वो किस प्रकार का व्यवहार करता है, इस परिप्रेक्ष्य में की जाती है। मानसिक आयु के अनुसार अपेक्षित व्यवहार की तुलना में व्यवहार की विसंगतियां इस वर्ग की विशेषता है। इस वृहत वर्ग में कौन कौन से उपवर्ग सम्मिलित हैं, इस बात पर सहमति नहीं हुई है। बाल्यावस्था स्वलीनशीलता। सर्वप्रथम स्वलीनशीलता ऑटिज्म, अपने आप में ही लीन रहना। सर्वप्रथम इस विकार की पहचान जो बाल्यावस्था स्वलीनता है, सर्वप्रथम इस विकार की पहचान 1980 में DSM-3 में एक विशिष्ट बाल्यावस्था विकार के रूप में हुई थी। परंतु DSM-3R के वर्गीकरण में इस विकार वर्ग को एक ही उपवर्ग स्वलीन विकार ऑटिस्टिक डिसऑर्डर में वर्णित किया गया, जिसे शैशवी स्वलीनता, इन्फेंटेबल ऑटिज्म और कैनर सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है। यह विकार ऐसा होता है जिसके कारण सामाजिक संचारात्मकता या वास्तविकता बोध में विलंब, एक सामाजिक भाषा दिग्भ्रमित होने लगती है। प्रायः रोग प्रारंभ होने से पहले ही 12 या 15 वर्ष के प्रति 10,000 बच्चों में करीब 10,000 बच्चों में 4 या 5 बच्चे ही प्रदर्शित होते हैं। इसके पश्चात बालक में से मंदित बच्चे का जन्म हुआ हो, इस विकार के होने की संभावना अधिक होती है। इस सतत हानि ये लगातार हानि के में इस विकार का प्रारंभ 3 वर्ष की आयु तक हो जाता है। परंतु माता पिता को इसकी जानकारी इस बात की जानकारी नहीं हो पाती। इसलिए नहीं हो पाती कि 12 या 15 वर्ष के प्रति, क्योंकि इस विकार के लक्षणों में विरूपण, विलक्षण
प्रतीक्षीकरण, वास्तविकता बोध में विलंब, जो वास्तविकता बोध है उसमें विलंब हो जाता है, या सामाजिक भाषा एवं गतिपरक व्यवहारक में सभी प्रमुख लक्षण हैं। 12 या 15 वर्ष के प्रति 10,000 बच्चों में से 4 या 5 बच्चों में यह विकार पाया जाता है। ऐसी माताओं के बच्चों में जिनमें गर्भावस्था के दौरान रूबेला संक्रमण के कारण मानसिक रूप से मंदित बच्चों का जन्म हुआ हो, इस विकार होने की संभावना अधिक होती है। अगर इस रूबेला संक्रमण एक संक्रमण है जिसके कारण अगर मानसिक रूप से मंदित बच्चे का जन्म हुआ है, तो इस विकार के होने की संभावना अधिक होती है। अधिकांश पीड़ितों में इस विकार का प्रारंभ 3 वर्ष की आयु तक हो जाता है, परंतु माता पिता को इसका आभास कब होगा, जब यह इस बात पर निर्भर है कि उन्हें विकार की कितनी जानकारी है। विकार की जानकारी रहेगी तब तो आभासों का पता चलेगा, अरे कितनी जानकारी, तथा विकार की गंभीरता कितनी है। यह विकार बालिकाओं की तुलना में बालकों में 3 गुना से 5 गुना अधिक होता है। बालिकाओं में विकार की गंभीरता अधिक होती है तथा उसके परिवारजनों में संज्ञानात्मकता कमी की संभावनाएं अधिक होती हैं। आर्थिक सामाजिक स्तर का विकार के होने न होने से कोई स्पष्ट संबंध होना प्रमाणित नहीं होता। आर्थिक सामाजिक स्तर का विकार के होने न होने से कोई स्पष्ट संबंध होना प्रमाणित नहीं होता है। स्थानीय विकार एक विकासात्मक विकार है। स्वलीन विकार, स्वलीन जो अपने आप में लीन, आँख चुराएंगे, सामने आई कांटेक्ट नहीं करेंगे, तो स्वलीन विकार एक विकासात्मक व्यवहार संबंधी संलक्षण है जिसके अनेक कारण हो सकते हैं, जिन्हें मनोरोगात्मक एवं आंगिक परिकल्पनाओं के अंतर्गत रखा जा सकता है। वर्तमान में हुए अनुसंधान ये इंगित करते हैं कि स्वलीन विकार प्रायः महत्वपूर्ण जैविक विसंगतियों के कारण होता है। यह दीर्घकालीन चलने वाला होता है और इसका रोग फलानुमान अच्छा नहीं होता। ऐसे रोगी जिनकी बुद्धि लब्धि 70 से ऊपर हो तथा जो 5 से 7 वर्ष के स्तर की बोलचाल और भाषा संचार कर लेते हों, उनका रोग फलानुमान सर्वोत्तम होता है। लगभग 2/3 पीड़ित कालांतर में संबंधियों या संस्थाओं पर पूरी तरह या आंशिक रूप में निर्भर हो जाता है। 1 या 2% रोगी सामान्य स्तर का जीवन व्यतीत करने में समर्थ हो पाते हैं। 1 या 2% के ही रोगी सामान्य स्तर का जीवन व्यतीत करने में समर्थ हो पाते हैं एवं लगभग 20% रोगी सामान्य स्तर के आसपास के स्तर तक ही पहुंच पाते हैं। स्वलीन विकार, एक स्वलीन जो विकार है जिसकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं, ऑटिज्म स्वलीन विकार एक विकासात्मक व्यवहार संबंधी संलक्षण है जिसके अनेक कारण हो सकते हैं, जिन्हें मनोगत्यात्मक एवं आंगिक परिकल्पनाओं के अंतर्गत रखा जा सकता है। वर्तमान में हुए अनुसंधान इंगित करते हैं कि स्वलीन विकार प्रायः महत्वपूर्ण जैविक विसंगतियों के कारण होता है। यह दीर्घकालीन चलने वाला होता है और इसका रोग फलानुमान अच्छा नहीं होता है। ऐसे रोगी जिनकी बुद्धि लब्धि 70 से ऊपर हो तथा जो 5 से 7 वर्ष के स्तर की बोलचाल और भाषा संचार कर लेते हैं, तो उनका रोग फलानुमान सर्वोत्तम होता है। लगभग 2/3 पीड़ित कालांतर में संबंधियों या संस्थाओं पर पूरी तरह या आंशिक रूप से निर्भर हो जाते हैं। 1 या 2% रोगी
1 या 2% रोगी सामान्य स्तर का जीवन व्यतीत करने में समर्थ हो पाते हैं तथा लगभग 20% रोगी सामान्य स्तर के आसपास के स्तर तक पहुंच पाते हैं। स्वलीन विकार से पीड़ित कुछ बच्चे लगभग 4 से 32% तक आगे चलकर एक अलग बीमारी अपस्मार से भी पीड़ित हो जाते हैं, जो उनके रोग फलानुमान को और भी खराब करता है। स्थानीय विकार से पीड़ित बच्चों में चिकित्सा का ध्येय व्यवहारात्मक लक्षणों को कम करना तथा विकासात्मक विलंबों के विकास में सहायता करता है। पीड़ितों में समझ उत्पन्न करने के ध्येय से दी जाने वाली मनोचिकित्सा अप्रभावी होती है। शैक्षिक एवं व्यवहार सुधारने वाली विधियां ही इसके उपचार में सर्वाधिक सहायक होती हैं। माता पिता को मार्गनिर्देशन देना भी लाभकारी है। इस विकार में हमेशा ही परस्पर सामाजिक अन्योन्य क्रिया में गुणात्मक कमी रहती है। यह गुणात्मक कमी विभिन्न प्रकार से प्रदर्शित हो सकती है, जैसे पहला, सामाजिक भावात्मक संकेत चिन्हों को अनुपयुक्त महत्व देना। दूसरा, अन्य लोगों के भावात्मक प्रदर्शनों के प्रति प्रतिक्रियाशील न होना या सामाजिक परिप्रेक्ष्य के व्यवहार में फेरबदल न कर पाना। तीसरा, सामाजिक संकेत चिन्हों का अनुपयुक्त प्रयोग। चौथा, सामाजिक भावात्मक और अभिव्यक्तिशील व्यवहार कम्युनिकेटिव बिहेवियर का दुर्लभ समाकलन। फिफ्थ, सामाजिक भावात्मक पारस्परिकता में कमी। इस विकार की यह भी विशेषता है कि इसमें व्यवहार रुचियां एवं क्रियाकलापों संकुचित, पुनरावृत्ति एवं रूढ़िवादी प्रकार के होते हैं, जिसके कारण दैनिक क्रियाकलापों एवं कार्य निष्पादन में अनियमितता और नियमितता की छाया प्रतीत होती है। विशेषकर पूर्व बाल्यावस्था में किसी असाधारण वस्तु से विशिष्ट लगाव हो सकता है। बच्चे किसी कार्य निष्पादन में रूढ़िबद्धता की जिद कर सकते हैं। इस विकार से पीड़ित बच्चे काफ़ी जिद्दी स्वभाव के हो जाते हैं। वो अपना काम मनवाना चाहते हैं। बच्चे किसी कार्य निष्पादन में रूढ़िबद्धता की जिद कर सकते हैं। किसी वस्तु विशेष को अक्रियात्मक सूत्रों जैसे उनकी खुशबू, स्पर्श, अनुभव आदि में विशेष रुचि लेते हैं। दिनचर्या या परिवेश में परिवर्तन का विरोध कर सकते हैं। इस उपवर्ग से पीड़ित बालकों में मुख्य रूप से 3 क्षेत्रों सामाजिक अंतःक्रिया, संचार और प्रतिबंधित पुनरावृत्ति व्यवहार में निष्पादन विसंगतियां इसके निदान के लिए आवश्यक है। तो उपर्युक्त संग विशिष्टताओं के अतिरिक्त इस विकार से पीड़ित बच्चों में पाई जाने वाली अन्य अनिर्दिष्ट समस्याओं जैसे भय, भीति, सोने एवं खाने में गड़बड़ियाँ, गुस्सा और झुंझलाहट तथा तेजी हो सकती है। इन बच्चों में अन्य बीमारी जैसे भय, भीति, सोने एवं खाने में गड़बड़ियाँ, गुस्सा और बौखलाहट, गुस्सा और झुंझलाहट, बौखलाहट तथा तब तेजी से हो सकती है। इस विकार से और ऐसे बच्चे अपने को ज़्यादा चोट लगाते हैं, स्वचोट लगाते हैं और स्वयं पर ही चोट करते हैं, सेल्फ इंजुरी।
खास तौर पर जो बीमारियां मानसिक मंदता से जुड़ी हो, जो मेंटली स्लो हो या मेंटली डिस्टर्ब होते हैं, वो सेल्फ ही इंजरी कर लेते हैं, अपने आप को ही चोट लगा लेते हैं। से जो मानसिक रूप से ऑटिज्म से ग्रसित रहते हैं, इन बच्चों में प्राय देखा जाता है कि वो आई कांटेक्ट नहीं करते, आँख से आँख नहीं मिलाते, लेकिन और सेल्फ इंजरी हो जाती है। इस विकार से पीड़ित अधिकांश रोगियों में अपने खाली समय में सहजता, पहल, सृजनात्मकता, ये सब का अभाव होता है, क्योंकि ये सब तो सामान्य बालक में होगा। पहल करने की शक्ति, सृजनात्मकता की शक्ति, सहजता की शक्ति, इसकी कल्पना, ये सब का तो इन सब प्रकार के विशिष्ट बालकों में इसका अभाव होता है। किसी निर्णय पर पहुंचने के लिए विचार विनिमय में उन्हें कठिनाई होती है। बाल्यावस्था की ये कमियां किशोरावस्था एवं युवावस्था में भी प्रायः बनी रहती हैं। प्रथम 3 वर्ष में विकासात्मक विसंगतियों का होना इस विकार के निदान का आवश्यक निष्कर्ष है। परंतु इस संलक्षण का निदान किसी भी आयु वर्ग में हो सकता है। बाल्यकालीन स्वलीनता से पीड़ित रोगियों में बुद्धि लब्धि कुछ भी हो सकती है, पर प्राय 3/4 रोगियों में मानसिक मंदन पाया जाता है। अपरूपी स्वलीनता, एटिपिकल ऑटिज्म। अपरूपी स्वलीनता एक ऐसा व्यापक विकासात्मक विकार है जो बाल्यावस्था स्वलीनता के या तो विकार शुरू होने की आयु या उसके विसंगति क्षेत्र के तीनों निष्कर्षों को पूरा न कर सकने के कारण भिन्न होता है। अतः विकासात्मक कमी 3 वर्ष की आयु के पश्चात प्रदर्शित होती है तथा बाल्यावस्था स्वलीनता के 3 नैवानिक निष्कर्षों सामाजिक अंतःक्रिया में विसंगति, संचार में विसंगति तथा प्रतिबंधित पुनरावृत्ति व्यवहार में या 1 या 2 में अपर्याप्त विसंगति रहती है। यद्यपि अन्य क्षेत्रों में विसंगतियां एवं विषमताएं हो सकती हैं। अपरूपी स्वलीनता प्रायः उन व्यक्तियों में ही होती है जिन्हें गहन मानसिक मंदन होता है, जिसके कारण उनके कार्य निष्पादन का स्तर अत्यधिक भिन्न होता है तथा वे उस प्रकार का विसामान्य व्यवहार प्रदर्शित नहीं कर पाते जैसे स्वलीनता के निदान के लिए आवश्यक है। वास्तव में अपरूपी स्वलीनता से भिन्न एक अलग उपवर्ग ही है। नेक्स्ट है रेट संलक्षण, रेट सिंड्रोम। यह एक ऐसे विकार है जिसके कारण का पता नहीं, ये तो सिर्फ लड़कियों में ही होता है तथा जो अपनी विशिष्ट शुरुआत, इसकी अलग ढंग की शुरुआत होती है, जो अपनी एक विशिष्ट शुरुआत सतत गति एवं लक्षणों के आधार पर स्वलीनता विकारों से भिन्न है। इस विकार की शुरुआत 7 माह से 24 माह के मध्य होती है। विकार प्रारंभ होने से पूर्व का विकास सामान्य या लगभग सामान्य रहता है। उपार्जित हस्त परिवीनताओं एवं मात्रा का पूर्ण या आंशिक ह्रास होता है। हाथों के वर्धन में भी अवमंदन देखा जाता है। हाथ के जो वो भी कांपने लगता है। हाथों को मरोड़ने ऐंठने जैसी पुनरावृत्ति क्रियाएं होती हैं तथा हाथों द्वारा उद्देश्यपूर्ण क्रिया करने में कमी आ जाती है, जो अपने हाथ सही ढंग से काम नहीं कर पाता है।
उपार्जित हस्त प्रवणताओं पर हाथों के वर्धन में भी अवमंदन देखने लगता है, मतलब हाथ कांपने जैसा लगता है। हाथों को मरोड़ने, ऐंठने जैसी पुनरावृत्ति क्रियाएं होती हैं तथा हाथों द्वारा उद्देश्यपूर्ण क्रिया करने में कमी आती है। पहले 2 या 3 वर्षों में सामाजिक एवं खेलकूद विकास अवरोधित होता है। पहले 2 या 3 वर्षों में सामाजिक एवं खेलकूद विकास अवरोधित रहता है, पर सामाजिक रुचियां बनी रहती हैं। गंभीर मानसिक अक्षमता प्रायः हो जाती है। बाल्यावस्था के प्रारंभ या मध्य में बहुधा बेहोशी के दौरे भी पड़ने लगते हैं। एलर्जिकल बीमारी जैसे होती है, बेहोशी के दौरे भी पड़ने लगते हैं। इस विकार से पीड़ित बच्चे न तो ठीक ढंग से खाना ही चबा पाते हैं और न ही मलमूत्र पर नियंत्रण रख पाते हैं। जबान बाहर निकली रहती है, लार टपकती रहती है एवं सामाजिक अन्योन्याय क्रिया करने में असमर्थ होते हैं। इसके पश्चात है बाल्यावस्था के अन्य विघटनात्मक विकार, अदर चाइल्डहुड डिसइंटीग्रेटिव डिसऑर्डर। अदर चाइल्डहुड डिसइंटीग्रेटिव डिसऑर्डर। रीढ़ संलक्षण क्या है? रीढ़ संलक्षण से भिन्न इन व्याप्त विकासात्मक विकार में रोग प्रारंभ होने की आयु लगभग 2 वर्ष एवं विकास एकदम सामान्य रहता है तथा रोग प्रारंभ होने के कुछ माहों के भीतर ही पूर्व में उपार्जित प्रवीणताओं निपुणताओं में निश्चित कमी होती है, जिसके कारण सामाजिक, संचारात्मक एवं व्यवहारात्मक कार्य निष्पादनों में विसंगतियां प्रतिलक्षित होने लगती हैं। प्रायः ये बीमारियां सामाजिक, संचारात्मक एवं व्यवहारात्मक कार्य निष्पादनों में विसंगतियां परिलक्षित होने लगती हैं। प्रायः रोग प्रारंभ होने से पूर्व ही बालक में प्रारंभिक लक्षण जैसे गुस्सा, चिंता एवं सक्रियता प्रदर्शित होते हैं। इसके पश्चात बालक में कमजोरी एवं तत्पश्चात भाषा और वाणी में हानि एवं व्यवहारात्मक निष्पादन होता है, व्यवहारात्मक विघटन होता है, व्यवहारात्मक टूटने लगता है। कुछ पीड़ितों में उपार्जित विघटन इसके वजह बालक में कमजोरी आने लगेगी एवं तत्पश्चात भाषा और वाणी में हानि एवं व्यवहारात्मक विघटन होता है। कुछ पीड़ितों में उपार्जित प्रवीणताओं में सतत हानि कुछ माहों तक होती है। इस सतत हानि के पश्चात एक ठहराव का समय आता है और अधिकांश पीड़ित अंततोगत्वा गंभीर मानसिक मंदन के रोगी हो जाते हैं। इसका निदान व्यवहारात्मक विशिष्टताओं पर ही किया जाता है। इसके लगभग 2 वर्ष की आयु तक इसमें लगभग 2 वर्ष की आयु तक सामान्य विकास होने के पश्चात पूर्व उपार्जित प्रवीणताओं में होने वाले निश्चित ह्रास के साथ साथ सामाजिक कार्य निष्पादन में आने वाली गुणात्मक विसंगतियां उस वर्ग के निदान का आधार है। लगभग 2 वर्ष की आयु तक सामान्य विकास होने के पश्चात पहले से उपार्जित प्रवीणताओं, दक्षताओं में होने वाले निश्चित कमी के साथ साथ सामाजिक कार्य निष्पादन में होने वाली गुणात्मक विसंगतियां इस उपवर्ग के निदान का आधार है। व्यवहार के प्रायः सभी आयामों, व्यवहार के जितने भी आयाम हैं, व्यवहार के सभी आयामों, सामाजिक प्रवीणता, खेलकूद का स्तर आदि में पतन इस विकार में प्रायः मिलता है। स्वलीन बालक की भांति इस विकार के पीड़ित बालकों में की सामाजिक अन्योन्याय क्रिया एवं संचार प्रभावित होता है।
जिससे परिवेश एवं वातावरण से उनकी अरुचि और विरक्ति हो जाती है, और जिससे परिवेश एवं वातावरण से उनकी अरुचि एवं विरक्ति हो जाती है। और इस प्रकार युवावस्था में ही मनोभ्रंशता, डिमनीथिसिया जिसे कह सकते हैं, जिसे कहा जाता है मनोभ्रंशता की भांति प्रतीत होता है, परंतु इसमें 3 भिन्नताएं होती हैं। पहला, इस विकार में आंगिक कारण नहीं होता। दूसरा, प्रवीणताओं में ह्रास होने के पश्चात उसमें सुधार हो सकने की संभावना रहती है। तीसरा, सामाजिक अन्योन्य क्रिया एवं संचार में गिरावट, बौद्धिक गिरावट, इंटेलेक्चुअल डिक्लाइन के कारण न होकर गुणात्मक विचलन जैसे स्वलीन विकारों में होता है, के कारण होता है। इसके बाद है मानसिक मंदन और रूढ़िबद्ध संचलन से संबंध अति सक्रियता विकार। ओवर एक्टिव डिसऑर्डर एसोसिएटेड विथ मेंटल रिटार्डेशन एंड स्टीरियोटाइप्ड मूवमेंट्स। मानसिक मंदन और रूढ़िबद्ध संचलन से संबंध अति सक्रियता विकार। ओवर एक्टिव डिसऑर्डर एसोसिएटेड विथ मेंटल रिटार्डेशन एंड स्टीरियोटाइप्ड मूवमेंट। यह विकार सुस्पष्ट ढंग से इसकी व्याख्या नहीं की गई है, पर इस उपवर्ग को इसलिए शामिल किया गया है, परंतु इस उपवर्ग को इसलिए सम्मिलित किया गया है कि कुछ बच्चे ऐसे भी मिलते हैं जिनकी बुद्धि लब्धि IQ 50 से भी कम होती है, तथा वे अति क्रियाशीलता, बहुत तेजी से क्रियाशीलता और ध्यान की सार्थक समस्या खड़ी करने के साथ साथ रूढ़िवादी व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। ऐसे बच्चों को वर्गीकृत करने के लिए कोई स्पष्ट नैदानिक उपवर्ग उपलब्ध नहीं है, अतः वर्गीकरण में इस नैदानिक उपवर्ग को सम्मिलित किया जाता है। इन बालकों को औषधियों मतलब दवाइयों से किसी भी प्रकार का कोई लाभ नहीं मिलता है। इन बच्चों को औषधियों से किसी भी प्रकार का कोई लाभ नहीं मिलता है, और यह अति क्रियाशीलता, ये बहुत ज़्यादा क्रियाशीलता किशोरावस्था में क्रियाशीलता में कमी में बदल देती है। सामान्य बुद्धि वाले अन्य अति क्रियाशील बच्चों में ऐसा नहीं होता। इस विकार से पीड़ित बच्चों के सामान्य विकास या विशिष्ट विकास में भी प्रायः गड़बड़ी पाई जाती है। इस विकार से पीड़ित बच्चों के सामान्य विकास या विशिष्ट विकास में भी प्रायः गड़बड़ी पाई जाती है। इस विकार के निश्चित निदान के लिए आवश्यक है कि 3 निष्कर्ष है। पहला है विकासात्मक रूप से अनुपयुक्त तीव्र अतिक्रियाशीलता। विकासात्मक रूप से अनुपयुक्त तीव्र अतिक्रियाशीलता। दूसरा गतिपरक रूढ़िबद्धताएं। और तीसरा गंभीर मानसिक मंदन। दूसरा है एस्पर्गर लक्षण, एस्पर्गर सिंड्रोम। इस विकार की विशेषता स्वलीन विकार के समान है। इसमें भी पारस्परिक अन्योन्य क्रिया में गुणात्मक विसंगतियां तथा प्रतिबंधित रूढ़िबद्ध आवर्ती रुचियों एवं क्रियाओं का दायरा होता है। पर स्वलीन विकार से मुख्यतः इस कारण भिन्न होता है कि इसमें भाषा का संज्ञानात्मक विकास में कोई विलंब या मंदन नहीं होता है। अधिकांश लोग सामान्य बुद्धि के होते हैं, नॉर्मल बुद्धि के होते हैं, पर प्राय देखा जाता है कि वो भद्दा या बेढंगा व्यवहार कर देते हैं। एस्पर्गर लक्षण, एस्पर्गर सिंड्रोम, इस विकार की विशेषता जो ऑटिज्म है स्वलीन विकार उसी के समान है। ऑटिज्म जो स्वलीन विकार है उसी के समान एस्पर्गर संलक्षण भी है।
इसमें भी पारस्परिक सामाजिक अन्योन्य क्रियाओं में गुणात्मक विसंगतियाँ तथा प्रतिबंधित रूढ़िबद्ध आवर्ती रुचियों एवं क्रियाओं का दायरा होता है, पर स्वलीन विकार से मुख्यतः यह भिन्न होता है। इसमें भाषा का संज्ञानात्मक विकास में कोई विलंब या मंदन नहीं होता। अधिकांश लोग सामान्य बुद्धि के होते हैं, पर प्रायः देखा जाता है कि वे भद्दा या बेढंगा व्यवहार कर देते हैं। यह विकार लड़कियों की तुलना में लड़कों में अधिक, लगभग अनुपात अगर रखेंगे तो 1:8। अगर लड़कियों में 1 होगा तो लड़कों में 8 लड़कों में होगा। ठीक है, 1:8 होता है, 1:8 होता है। इस विकार से पीड़ित कुछ बच्चों में सौम्य प्रकार का स्वलीनता का विकार होता है। इस बात की प्रबल संभावना रहती है कि यह विकार किशोरावस्था एवं युवावस्था तक बना रहे। इस विकार से पीड़ित व्यक्तियों पर वातावरण का अधिक प्रभाव नहीं पड़ता। युवावस्था के प्रारंभ में मनोविक्षिप्तता के आक्षेप पड़ सकते हैं। इस विकार के निदान में भाषा एवं संज्ञानात्मक विकास में सार्थक विलंब का न होना तथा स्वलीनता की भांति पारस्परिक सामाजिक अन्योन्य क्रियाओं में गुणात्मक विसंगतियों तथा प्रतिबंधित रूढ़िबद्ध आवृत्ति रुचियों एवं क्रियाओं का सीमित दायरा होना आवश्यक है। स्वलीन विकार की भांति इसमें संचार संबंधी समस्याएं जुड़ी हो या न हो, पर यदि सार्थक भाषा मंदन है तो इस विकार का निदान नहीं हो सकता है। ऑटिज्म बीमारी का निदान संभव नहीं है। ये स्वलीनता भले और इन पर औषधियों का, किसी भी प्रकार के औषधियों का असर नहीं होता है। ऐसे बच्चे अपने आप में ही लीन होते हैं, आँख में चुराते हैं, जो माता पिता करते हैं उन्हीं के आसपास ही रहते हैं और उन्हीं के अनुसार उनके माता पिता का उठना, खाना, सोना सब कुछ संभव हो पाता है, उन्हीं के अनुसार ही होता है। अगला जो लक्षण पहला हम लोगों ने लक्षण की चर्चा की, ये विशिष्ट बालक में पहला लक्षण हम लोगों ने चर्चा की थी डिसलेक्सिया की। दूसरा लक्षण की चर्चा हम लोगों ने की वो था ये ऑटिज्म की, स्वलीनता की। अगला जो है वो ध्यानधारित सक्रियता या अगतिज विकार, ध्यानधारित सक्रियता, अटेंशन डेफिसिट और हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। बच्चों तथा किशोरों की विकृतियों के इस समूह की प्रमुख विशेषता यह है कि इसका शुरुआत काफ़ी पहले होता है और इसकी अति सक्रियता के साथ साथ व्यवहार के कमजोर अनुकूलन, अपनापन तथा कार्य में संलग्नता के प्रति कम अध्यवसाय के लक्षण तथा स्थितियों के ऊपर व्यापकता एवं समय के साथ व्यवहार के इन लक्षणों में ढूंढता परिलक्षित होने लगता है। बच्चे तथा किशोरों की विकृतियों के इस समूह की प्रमुख विशेषता यह है कि इसका प्रारंभ काफ़ी पहले होता है। इसमें अति सक्रियता के साथ साथ व्यवहार के कमजोर अनुकूलन, अनवधान तथा कार्य में संलग्नता के प्रति कम अध्यवसाय के लक्षण तथा स्थितियों के ऊपर व्यापकता एवं समय के साथ व्यवहार के इन लक्षणों में दृढ़ता परिलक्षित होने लगती है। इन विकारों के संबंध में यह विचार व्यापक है कि इनकी उत्पत्ति में शरीर की असामान्य बनावट का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। इन विकारों के संबंध में यह विचार व्यापक है कि इनकी उत्पत्ति में शरीर की असामान्य बनावट का महत्वपूर्ण योगदान होता है, परंतु अभी तक इन विकारों के विशिष्ट कारकों की जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाई है। परंतु अभी तक इन विकारों के
विशिष्ट कारकों की जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाई है। हाल के कुछ वर्षों में इन संलक्षणों को ध्यानाभाव विकृति माने ध्यान में कमी विकृति के नाम से ध्यानाभाव विकृति के नाम से जाना जाता है के नैदानिक नाम से इस नैदानिक नाम का प्रयोग यहाँ पर इसलिए नहीं किया गया क्योंकि इसमें मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं के ज्ञान का समावेशन होता है जिसकी जानकारी अभी तक उपलब्ध नहीं है। तथा यह चिंताग्रस्त विचारमग्न या स्वलीन भावशून्य बच्चों का सम्मिलित करने का सुझाव देती है। संभवतः इसकी समस्याएं भिन्न होती हैं। इस प्रकार व्यवहार के विचारधारा से यह स्पष्ट है कि अनवधान की समस्याएं ही अतिगति संलक्षणों की प्रमुख विशेषताएं होती हैं। अनवधान की समस्याएं ही अगति संलक्षणों की प्रमुख विशेषताएं होती हैं। अगतिज विकारों का प्रारंभ प्रायः जीवन के प्रथम 5 वर्ष की आयु के विकास के दौरान ही हो जाता है। उन कार्यों के करने में लगन का अभाव होता है जिनमें की बुद्धि प्रयोग की आवश्यकता होती है तथा एक कार्य को पूरा किए बिना ही दूसरा कार्य प्रारंभ कर देने की प्रवृत्ति हो जाती है। इनके कार्यों में अव्यवस्था, नियंत्रण की कमी तथा आरंभिक क्रिया तथा अत्यधिक क्रियाशीलता होती है। इनके कार्यों में अतिगतिज विकार बहुत तेजी से करने अतिगतिज विकारों का प्रारंभ प्राय जीवन के प्रथम 5 वर्ष की आयु के विकास के दौरान ही हो जाता है। उन कार्यों के करने में लगन का अभाव होता है जिनमें की बुद्धि प्रयोग की आवश्यकता होती है तथा एक कार्य को पूरा किए बिना ही दूसरा कार्य प्रारंभ कर देने की प्रवृत्ति हो जाती है। इनके कार्यों में अव्यवस्था, नियंत्रण की कमी तथा अत्यधिक क्रियाशीलता होती है। ये समस्याएं सामान्यतः स्कूल के वर्षों के दौरान बनी रहती है। यहाँ तक कि वयस्क जीवन के दौरान भी बनी रहती है। इस विकार से पीड़ित काफ़ी व्यक्तियों की क्रियाओं तथा ध्यान में धीरे धीरे सुधार भी देखने को मिलता है। इन विकारों के बहुत सी अन्य असमानताएं जुड़ी हो सकती हैं। अतिगतिज बच्चे अक्सर लापरवाह तथा आवेगी जिन बच्चों में बहुत तेजी होती है, बहुत जल्दी से जल्दी काम को निपटा देना चाहते हैं। इस काम में उनके इंजरी भी हो जाती है, ठोकर भी लगता है। परंतु जो अतिगतिज बच्चे अक्सर लापरवाह हो जाते हैं, अक्सर लापरवाह, आवेगी, दुर्घटना प्रवृत्त तथा अपेक्षाकृत जानबूझकर विद्रोही एवं नियम तोड़ने के कारण अनुशासनिक परेशानियों में फंस जाते हैं। इस विकार से पीड़ित काफ़ी व्यक्ति की क्रियाओं तथा ध्यान में धीरे धीरे सुधार भी देखने को मिलता है। इन विकारों के साथ बहुत सी अन्य आवश्यकताएं जुड़ी हो सकती हैं। अतिगतिज बच्चे अक्सर लापरवाह तथा आवेगी, दुर्घटना प्रवृत्त तथा अपेक्षाकृत जानबूझकर विद्रोही या नियम तोड़ने के कारण अनुशासनिक परेशानियों में फंस जाते हैं। अक्सर वयस्कों के साथ इनके संबंधों में
सामाजिक निरोधन में कमी पाई जाती है। ये अन्य बच्चों के बीच काफ़ी अलोकप्रिय होते हैं, इन्हें लोग पसंद नहीं करते हैं। ये अन्य बच्चों के बीच लोकप्रिय होते हैं और एकाकी जीवन पसंद करते हैं। संज्ञानात्मक हानि सामान्य होती है, विशेषकर गतिज एवं भाषा विकास में बहुत असंगत रूप से विलंब पाया जाता है। असामाजिक व्यवहार तथा आत्मसम्मान सेल्फ स्टीम में कमी इस रोग की गौण जटिलताएं हैं। इसी कारण से अति गतिज तथा अन्य विघटनकारी व्यवहार के प्रारूपों जैसे असामाजिक व्यवहार विकार में काफ़ी समानता मिलती है। तथापि मुख्य समस्या के रूप में अति गतिज को एक समूह में अलग करने में सामाजिक प्रमाण मिलते हैं। अति गतिज विकृतियाँ प्राय लड़कियों की अपेक्षा लड़कों में अधिक पाई जाती है। अति गतिज विकृतियाँ प्राय लड़कियों की अपेक्षा लड़के में अधिक पाई जाती है। लड़के तेज़ी से काम करते हैं, इनके पास पढ़ने की कठिनाइयाँ जुड़ी होती हैं। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार स्कूल जाने वाले बच्चों में इस विकृति की व्यापकता प्रायः 4% से 20% तक पाई गई है। यद्यपि इस रोग का प्रारंभ 3 वर्ष की अवस्था से होता है, परंतु इसका निदान तब तक नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि बच्चा प्रारंभिक स्कूल में ना हो तथा विधिवत सीखने की स्थितियों में संरचनात्मक व्यवहार प्रारूपों की आवश्यकता न हो। निदान के लिए मूलभूत लक्षण दुर्बल ध्यान तथा अति सक्रियता है। दोनों ही लक्षण निदान के लिए अति आवश्यक है तथा ये एक से अधिक स्थितियों में व्यक्त होने चाहिए, जैसे घर, कक्षा, चिकित्सालय। दुर्बल ध्यान असमय ही कार्य बदल देने तथा कार्यों को समाप्त होने से पहले ही छोड़ देने से अभिव्यक्त होते हैं। ये बच्चे बार बार एक कार्य छोड़कर दूसरा कार्य करने लगते हैं। एक काम कंप्लीट नहीं होता है, दूसरा काम शुरू कर देते हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि उनकी रुचि दूसरे कार्य की ओर आकर्षित होने के कारण पहले कार्य में समाप्त हो गई है। दुर्बल ध्यान कमज़ोर है, एकाग्रचित्त है नहीं, मन में तो स्थिरता नहीं है, तो ये दुर्बल ध्यान असमय ही कार्य बदल देने तथा कार्यों को समाप्त होने से पहले ही छोड़ देने से अभिव्यक्त होते हैं। ये बच्चे बार बार एक ही काम को छोड़कर दूसरा कार्य करने लगते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि उनकी रुचि दूसरे कार्य की ओर आकर्षित हो रही है और उस ओर जो आकर्षित हो रही है तो पहले कार्य में जो रुचि थी वो अब समाप्त हो रही है। यद्यपि प्रयोगशाला में किए गए अध्ययनों में सामान्यतः संवेदनात्मक अथवा बोधानात्मक उद्विग्नता नहीं निकलती। अस्थायित्व तथा ध्यान की इन कमियों का निदान तभी करना चाहिए जबकि ये बच्चे की आयु तथा बुद्धि से अधिक हो। जिन स्थितियों अथवा स्थानों पर अपेक्षाकृत शांत रहने की आवश्यकता होती है, अगर वहाँ अत्यधिक अधीरता, अत्यधिक तेजी हो तो इसका तात्पर्य अति सक्रियता से होता है। फिर से इस पंक्ति को मैं दोहरा देता हूँ। जिन स्थितियों अथवा स्थानों पर अपेक्षाकृत शांत रहने की आवश्यकता है, आपको शांत रहना चाहिए। अगर वहाँ अत्यधिक अधीरता दिखाएगा, अत्यधिक तेजी दिखाएगा तो उसको कहा जाएगा कि वो अति सक्रियता की स्थिति है। परिस्थितियों के अनुरूप ही इसमें दौड़ना और कूदना। ऐसा नहीं कि सब सामान्य चल रहा है, रोड में सभी सामान्य चल रहे हैं, अचानक आप दौड़ने लगें, अचानक उठने बैठने लगें तो लोगों का ध्यान चल जाए कि ये तो एक असामान्य कार्य कर रहा है। या अगर मान लीजिए चल रहे हैं तेज़ और अचानक पानी होने लगा, वर्षा होने लगी और आप दौड़ने लगे तो ये ऐसा हो सकता है। या कोई गड्ढा आ गया अचानक तो उसको आप जंप करके कूद गए, तब ऐसा कर सकते हैं। या बहुत देर तक खड़े हैं तो बैठ भी सकते हैं, ये सामान्य सीखा है। लेकिन अगर ऐसा नहीं कर आप अति सक्रिय हो जाते हैं, रोड में दौड़ने लगें, छलांग लगाने लगें, तो परिस्थितियों के अनुरूप इसमें दौड़ना और कूदना अथवा जब बैठे रहने की आशा की जाती है
तब स्थान से खड़ा हो जाएं या अथवा अत्यधिक बातूनीपन आप बातें करते रहें अथवा चुलबुलाहट और कुलबुलाहट को सम्मिलित करते हैं। अत्यधिक तीव्र क्रियाओं के निर्णय का मापदंड परिस्थितियों के संदर्भ में क्या अपेक्षित है तथा उसी आयु वाले अन्य बच्चों एवं उनके बौद्धिक स्तर की तुलना के अनुसार होना चाहिए। ये व्यवहारात्मक लक्षण अधिकतर संरक्षित एवं संगठित स्थितियों में ही स्पष्ट होते हैं, जिससे कि उच्च स्तर की व्यवहारात्मकता स्वनियंत्रण की आवश्यकता होती है। इस विकार के बच्चों के सामाजिक संबंधों में निरोधन का न होना, खतरों वाली स्थितियों के प्रति लापरवाह होना तथा सामाजिक नियमों की आवेगात्मक अवहेलना जैसे अन्य के कार्यों में व्यवधान, प्रश्न पूरा होने से पहले ही उत्तर देना तथा प्रतीक्षा में कठिनाई अनुभव करना मुख्य विशेषताएं हैं। व्यवहार की विशिष्ट समस्याओं का प्रारंभ काफ़ी पहले 6 वर्ष की आयु से पहले तथा लंबी अवधि का होना चाहिए। सामान्य रूप से पाई जाने वाली विस्तृत विभिन्नताओं के कारण स्कूल में प्रवेश से पहले अति सक्रियता की पहचान करने में हो जाती है। पता नहीं चलता ना, स्कूल में आने से पहले, स्कूल में आएगा तब तो पता चलेगा कि वो एक्टिव है कि इनएक्टिव है, अधिक तेज है कि कमज़ोर है कि औसत है। लेकिन ये व्यवहार की विशिष्ट समस्याओं का आरंभ काफ़ी पहले 6 वर्ष की आयु के पहले तथा लंबी अवधि का होना चाहिए। सामान्यतः पाई जाने वाली विस्तृत विभिन्नताओं के कारण स्कूल में प्रवेश से पहले अति सक्रियता की पहचान करने में कठिनाई होती है। स्कूल में प्रवेश से पहले बच्चों में इसका निदान चरम स्थितियों में ही करना चाहिए। अगतिज विकार का निदान वयस्कों में भी किया जा सकता है। निदान का आधार एक सा ही होता है। केवल क्रियाओं एवं ध्यान का निर्णय विकास के उपयुक्त मानकों के संबंध में ही करना चाहिए। अतिगतिज माने तेजी से अचानक अतिगतिज विकार का निष्पादन वयस्कों में भी किया जा सकता है। निदान का आधार एक सा ही होता है। केवल क्रियाओं एवं ध्यान का निर्णय विकास के उपयुक्त बालकों के संदर्भ में ही करना चाहिए। बाल्यावस्था में अतिगतिजता थी परंतु समाप्त हो गई तथा दूसरे रूप में प्रकट हो गई हो, जैसे असामाजिक व्यक्तित्व विचार अथवा नशा करना इत्यादि को ही महत्व देना चाहिए, न कि पहले लक्षणों को। एक समस्या जब उत्पन्न होती है जबकि एक भिन्न प्रकार की अति सक्रियता एवं अनुधान जो कि अतिगतिज विकार की विशेषता है, चिंता एवं अवसाद विकार के लक्षण के रूप में उभरते हैं। इस प्रकार अधीरता रेस्टलेस जो कि उत्तेजित अवसाद विकार का निदान नहीं करना चाहिए। और चिंता विकार के एक भी मापदंड मिलते हैं और चिंता के साथ संबद्ध अधीरता से अथवा अगतिज विकार के अतिरिक्त साक्ष्य नहीं मिल रहा हो तो उनको अतिगतिज की अपेक्षा अधिक वरीयता देनी चाहिए। इसी प्रकार मनोदशा विकार के कोई मापदंड मिलते हैं तो केवल दुर्बल एकाग्रता तथा मनोगत की उत्तेजना साइकोमोटर एगेशन के कारण अतिगतिज विकार का निदान नहीं करना चाहिए। स्कूल आयु के एक बच्चे में अति क्रियाशील व्यवहार का अधिकतर तीव्र प्रारंभ संभवतः किसी प्रकार के प्रतिक्रियात्मक विकार, उन्माद मनोविकलता अथवा मानसिक स्नायिक रोग
के कारण होता है। इसके अंतर्गत चिंता, विकार, मनोदशा, विकारों, व्यापक विकासात्मक विकारों तथा मनोविविधता को सम्मिलित नहीं करते। इसकी हेतुकी की चर्चा करते। हेतुकी पहला आंगिक जैसे हो। आंशिक कारणों से गर्भावस्था अथवा जन्म के समय केंद्रीय स्नायु संस्थान का क्षतिग्रस्त होना, नवजात शिशु के मस्तिष्क को ऑक्सीजन की कमी, केंद्रीय स्नायु संस्थान के संक्रामक रोग तथा उसके दुष्प्रभाव, केंद्रीय स्नायु संस्थान पर जीव विष के प्रभाव, केंद्रीय स्नायु संस्थान के हास्य रोग होते हैं। दूसरा मनोजान्य कारकों में इसके लक्षण उत्पादन करने में लंबे समय तक संवेगी वचन मुख्य है, जो वंचन समाप्त होते ही स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। दुखद अथवा तनाव वाली मनोघटनाएं, पारिवारिक सामंजस्य का टूटना तथा अन्य चिंता उत्पन्न करने वाले कारक इस रोग के उत्पन्न करने में योगदान रखते हैं। इस रोग के प्रवृत्ति कारकों में बच्चे का स्वभाव, आनुवंशिक पारिवारिक कारकों तथा व्यवहार के संबंध में समाज में विशिष्ट दबाव का विशिष्ट स्थान है। ध्यानधारित सक्रियता के प्रकार। पहला क्रिया एवं अवधान की गड़बड़ी। अतिगतिज विकारों के अत्यधिक संतोषजनक उपवर्गों के संबंध में अनिश्चितता बराबर बनी हुई है। यद्यपि अनुवृत्ति फॉलोअप अध्ययनों से यह निष्कर्ष निकलता है कि किशोरावस्था एवं वयस्क जीवन के परिणाम पर अधिक प्रभाव आक्रमण, उपचार या असामाजिक व्यवहार के लक्षणों की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति का होता है। इसी के अनुसार संबद्ध लक्षणों की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति के आधार पर मुख्य रूप से वर्गीकृत किए गए हैं। जब अगतिज विकार के सभी मानदंड मिल रहे हैं परंतु आचरण विकारों के नहीं हो, तब इस विकार का निधन करना चाहिए। इसके अंतर्गत ध्यानाभाव विकार या संलक्षण के साथ अति क्रियाशील, बहुत तेजी से क्रियाशील तथा ध्यान में अभाव, कंसंट्रेशन में अभाव, एकाग्रचित्तता में अभाव अति क्रियाशील विकार को सम्मिलित करते हैं। इसके आचरण विकार से संबंधित अति गतिज विकार को सम्मिलित नहीं करते हैं। अति गतिज आचरण विकार हाइपर काइनेटिक कंडक्ट डिसऑर्डर। जब अति गतिज विकारों के सभी मापदंड तथा आचरण विकारों के सभी मापदंड दोनों ही मिलते हैं तब इस निदान का प्रयोग करना चाहिए। इसका उपचार है कि इस रोग के उपचार के संबंध में मनोचिकित्सकों के बीच दवाओं के प्रयोग के बारे में मतैक्यता की कमी है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि इस विकार में बच्चे की अति क्रियाशीलता को शांत करने के लिए का अच्छा प्रभाव है। दवाओं के प्रभाव से बच्चे की अति क्रियाशीलता, चित्त विक्षेप में कमी आती है तथा एकाग्रता एवं केंद्रीयता की क्षमता बढ़ती है। इसके अतिरिक्त इसके उपचार में व्यवहार चिकित्सा का प्रयोग भी काफ़ी प्रभावित होता है। रॉबिन्सन एवं अन्य ने इस विकार के बच्चों के उपचार में मुद्रा मितव्ययता विधि टोकन इकोनॉमी का प्रभावपूर्ण प्रयोग किया। कुछ विशेषज्ञों ने ऐच्छिक व्यवहार के लिए संज्ञानात्मक व्यवहार विधि का सफल प्रयोग किया। आप लोगों को डिसलेक्सिया, ऑटिज्म और अति क्रियाशीलता के अध्ययन किया। इसके पश्चात मैं आप लोगों का होमवर्क दे रहा हूँ, याद रखिएगा, इन सबको बनाना है आप लोगों को। पहला जैसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे विशिष्ट बालकों का क्या अर्थ है? विशिष्ट बालकों में डिसलेक्सिया विकार का विस्तृत वर्णन कीजिए। दूसरा,
पहला बताए विशिष्ट बालकों का क्या अर्थ है। विशिष्ट बालकों में डिस्लेक्सिया विकार का विस्तृत वर्णन कीजिए। दूसरा ऑटिज्म, ऑटिज्म के बारे में विस्तार से वर्णन कीजिए। यूनिवर्सिटी एग्जाम में ये सब क्वेश्चन आते हैं। और विशिष्ट ऑटिज्म से क्या अर्थ है, इसमें ए प्रश्न हो सकता है कि विशिष्ट बालक का क्या अर्थ है। अगला प्रश्न ध्यान घटित सक्रियता का विस्तृत वर्णन कीजिए। और अंतिम क्वेश्चन है विशिष्ट बालकों की पहचान किस तरह से की जाती है, विस्तृत वर्णन कीजिए। ये यूनिवर्सिटी एग्जाम के दृष्टिकोण से ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन विशिष्ट बालकों का क्या अर्थ है। विशिष्ट बालकों में डिस्लेक्सिया विकार का क्या विस्तृत वर्णन कीजिए। दूसरा ऑटिज्म का विस्तृत वर्णन कीजिए। तीसरा ध्यान घटित सक्रियता का विस्तृत वर्णन कीजिए। और लास्ट विशिष्ट बालकों की पहचान किस प्रकार की जाती है, विस्तृत वर्णन कीजिए। इसी के साथ ये टॉपिक बंद कर रहा हूँ। अगले दिन अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।